आपके साथ कविता थपलियाल। कंज्यूमर इज किंग में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। आए दिन हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है कि कोई ना कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है। किसी की बैंक डिटेल्स लीक हो गई हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बैंक अकाउंट खाली हो गया है, किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद पता चला कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। कुछ लोग ऐसी बातों की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं, तो वहीं कुछ अपनी जान पहचान वालों की मदद लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं और शिकायत दर्ज नहीं करवाते। कहते हैं कि इन चक्करों में कौन पड़ेगा। कितने ही लोगों को साइबर क्राइम के लिए सजा हुई है, लेकिन ये गलत तरीका है। अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं तो शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। आज हम अपने गेस्ट पैनल के साथ साइबर क्राइम से जुड़े कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे। साइबर क्राइम दर में इतना इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? राज्यों में मौजूद साइबर सेल कितने मजबूत हैं? कहाँ हो रही है साइबर सुरक्षा की गड़बड़ी? साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और साइबर क्राइम से बचने के ज़रूरी टिप्स हम आपको बताएंगे शो में आगे। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ पुनीत भसीन एडवोकेट और साइबर लॉ एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। नितिन भटनागर PCISS डायरेक्टर इंडिया। हमारे साथ आने वाले वक्त में संजय शिंत्रे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महाराष्ट्र एट साइबर क्राइम मुंबई जुड़ेंगे और डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर DGP UP पुलिस। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल विक्रम जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रही हैं। आए दिन साइबर क्राइम के जो नंबर्स हैं उनमें लगातार हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है और तरह तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो देश में साइबर क्राइम के 16 लाख मामले सामने आए हैं। अब इतने बड़े आंकड़े को किस तरह से देखा जाए, कितनी चिंताजनक स्थिति है ये आंकड़े, इनको और सुधारने की जरूरत है। अभी एक और रिपोर्ट आई है कल की, जिसमें यह कहा गया है कि कर्नाटक में रोज 1 करोड़ रुपए की साइबर क्राइम का टर्नओवर है और हरियाणा में विगत 1 वर्ष में 2000 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम कितनी भयावह स्थिति में आ चुका है। जहां वर्ष 2010 में 1.5 सैकड़े में साइबर क्राइम होता था, अब इसकी संख्या बिल्कुल इतनी हो गई है कि ये हजारों लाखों में आ गई है संख्या। चलिए, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो आंकड़े हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नितिन आपके पास आऊँगी, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि रिपोर्टिंग हो रही है, या इसीलिए हो रहे हैं कि ये केसेस फिलहाल जो हैं वो पुलिस जितनी भी छानबीन कर रही है उसके मुताबिक हाथ में आए हैं? क्योंकि बहुत सारी तो अंडर रिपोर्टिंग है अभी इसको लेकर, जो कि ऐसे भी स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, शिकायतें हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाती। आई थिंक कविता, देखिए नंबर्स तो साइबर क्राइम के काफी अनरिपोर्टेड भी रह जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको रिपोर्ट क्या करना है। आई थिंक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, एक तरीके का, जिसमें कंज्यूमर ये पता कर सके कि हमें कंप्लेंट क्या करनी है। मैं ये तो कहूंगा कि जो रेगुलेटर्स हैं, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस बनाने की कोशिश करी है, बट हमें उसको एक एंड यूजर तक लेके जाना है। उसको बताना है कि अगर उसके साथ इस तरीके का साइबर क्राइम कुछ भी होता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड से हो या चाहे वो या फिर किसी तरीके से उसको फिशिंग अटैक के थ्रू या फिर सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स यूज करके उसके साथ उसको ट्रिक किया गया हो, उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करने में, उसके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो, चाहे वो उसका अकाउंट नंबर हो, पासवर्ड्स हो, या फिर उसके कोई भी ऐसी पर्सनल डिटेल्स हो जो कि क्रिमिनल्स यूज कर सकते हैं उसको फंसाने में या फिर उसके साथ फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का फ्रॉड करने में। तो नंबर्स तो हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, और हम ये पिछले 5 साल से देख रहे हैं, नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं है। और अगर हमें वाकई में इन नंबर्स को कंट्रोल करना है तो हमें कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की बहुत जरूरत है। नहीं, तो यहाँ पर अवेयरनेस कम है और केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुनीत अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी फंड जो कि राज्यों के पास होता है उसमें कमी कर दी गई है। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि सरकार आगे आकर जागरूकता अभियान करे और हम भी कोशिश करते रहते हैं अपनी तरफ से कि लोगों को सेल्फ अवेयर किया
किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर राज्यों का फंड भी आप कम कर दें तो कहीं ना कहीं ये इस बात का एक संदेश है कि ये इनकी प्राथमिकता की सूची में है ही नहीं। समझिए कि केवल अवेयरनेस क्रिएट करने से फायदा नहीं होगा। अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पर आपके पास इनफ साइबर सेल्स नहीं है, पीपल हु आर ट्रेन्ड इन दिस सब्जेक्ट, आप साइबर सेल केवल किसी भी ऑफिसर को बैठा कर रख नहीं सकते। आपको उनको फोरेंसिक टेक्निक्स में, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में उनको उसके लिए प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप साइबर पुलिस स्टेशन भी सेटअप करते हैं, आपको उस ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो केवल आप कहें कि अवेयरनेस में मैं इन्वेस्ट करूं, फिर उसके बाद में आज अगर आप पकड़िए, आप बोल रहे हैं 200% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये अनरिपोर्टेड है। एक्चुअली आप जाएंगे तो 700 से 800% एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। जो पहले स्टॉकिंग फिजिकली होती थी, अभी ऑनलाइन होती है। जो पहले पॉकेट मारी फिजिकली होती थी, आजकल लोगों के ऑनलाइन वॉलेट्स और बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं। बर्गलरी घरों में होती थी, आज बर्गलरी बैंक अकाउंट में होती है। तो आप हर गुना देखेंगे आज वो डिजिटल हो चुका है। और इस वजह से आप अगर कहेंगे तो फिजिकल क्राइम रेट कम हुआ है, डिजिटल क्राइम रेट बढ़ा है। परंतु यदि आप ये सोचें कि केवल एक अवेयरनेस का बजट बढ़ाकर कुछ होगा, उससे फायदा नहीं। आप अवेयरनेस का बजट बढ़ाएंगे और उसके आगे कुछ नहीं करेंगे तो सरकार को उससे भी कई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। नहीं, तो यहाँ पर आप सही पॉइंट उठा रहे हैं। अगर इतने इंफ्रा की जरूरत है तो नितिन, अगर हम 2018 से तुलना करें तो 785 करोड़ जहाँ पर फंड हुआ करता था सिक्योरिटी सेफ्टी का, साइबर सिक्योरिटी फंड के तौर पर, वो 2021-22 में 158 करोड़ का हो गया है बस। तो यहाँ पर तो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही ना किसी भी तरह से। कैसे बनेगा इंफ्रा? देखिए, आई थिंक इंफ्रा एक चीज है, देखिए डेफिनेटली बजट तो चाहिए कि जिस तरीके से अगर हम जैसे पुनीत ने बोला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फॉरेंसिक्स कैपेबिलिटीज को अपने कंट्री के अंदर हमें बढ़ाना है। कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि हो रहा है काम, बट अगर हम बजट को कम करेंगे तो शायद वो जिस स्पीड से वो हमारा काम चल रहा था वो शायद उस तरीके से आगे ना बढ़ पाए। बट पॉइंट यहाँ पे एक और है, मैं अवेयरनेस के साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर देखिए हम कंज्यूमर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हमें बिजनेसेस की सेफ्टी की बात भी साथ में इन पैरेलल करनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेसेस हमारे सिक्योर रहेंगे तो हमारा कंज्यूमर का डेटा भी सिक्योर रहेगा। क्योंकि अगर कहीं पे भी लैप्स होता है जहां से ये डेटा लीक होता है या कोई भी किसी अनफोर्सीन इंसिडेंट के बाद कंज्यूमर का डेटा पब्लिक हो जाता है, सो उस सिनेरियो में हमें बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से अपने इंफ्रा को, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करना है। और यहाँ पे इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। अगर हम अपने ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं, सो उससे काफी हद तक हम इंफ्रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल सिनेरियोज को, ग्लोबल एनवायरनमेंट और जो पूरा सिचुएशन होता है उसको देख के बनाए जाते हैं और ये रेगुलरली अपडेट भी होते रहते हैं। सो स्टैंडर्ड अडॉप्शन को भी हमें देखना है पैरेलली। अवेयरनेस एक है और इंफ्रा रेडीनेस और उसको इंफ्रा को इवॉल्व करना से इंफ्रा सेटअप करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज इंफ्रा सेटअप कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, हम सुनने को मिलता है, हमें आ रही हैं डेली, एवरी नाउ एंड देन वी हियर अबाउट दोस। बट अगर हम उनको सस्टेन, उनको मतलब कि हम सही तरीके से यूज करके और उनको और एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमने इसे बना के रख दिया है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बजट तो हमें डेफिनेटली चाहिए ही होगा उसको सस्टेन करने के लिए, उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए, जिससे कि हम उसको और अपने इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग बना सके इन साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए। चलिए विक्रम जी के पास में जाना चाहती हूँ, क्योंकि विक्रम जी, आप जिस वक्त सर्विस में थे और आज के वक्त में साइबर अपराध के जो तौर तरीके हैं, इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। तब साइबर क्राइम की शुरुआत हो रही थी और इसको वो महत्व नहीं दिया गया जो कि मिलना चाहिए था। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे विवेचक तैयार नहीं है विवेचना करने में, वो इनकी महारत और सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि साइबर क्रिमिनल्स को मुंहतोड़ जवाब दे सके। एक अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे यहाँ IIT ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और तमाम ग्रेजुएट्स जो MCA और BCA करके आए हैं वो पुलिस की कार्य में दक्षता ला रहे हैं और जिसकी वजह से एक माकूल जवाब अब मिल रहा है। लेकिन विगत में जो हमारी तैयारी थी, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, उसका कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। आपने ये भी सुना होगा कि जामताड़ा एक जनपद है जिसपे एक फिल्म भी बनी है। वहां के लोग बैठ के संगठित अपराध की तरीके से साइबर क्राइम को रूप दिया
और जितने भी फाइनेंशियल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते थे वो वहीं से होते थे। लेकिन अब इसके ज्यूरिसडिक्शन में और इसकी कार्रवाई में एक प्रभावी कार्रवाई हुई जिससे कि इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। कार्रवाई पर मैं फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि पुनीत बहुत ज़रूरी है जो हमने बुनियादी बातें अभी तक चर्चा की है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और जिस तरह से ये साइबर फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम होते हैं, ये तो लगातार बदलते ही रहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी टीम हो जो इन सब चीज़ों को पकड़ पाए। लेकिन एक ये भी बात है कि शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता। नितिन ने शुरुआत में कहा क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि शिकायत कहाँ पर करनी चाहिए, वो जागरूकता की तो कमी है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुनीत ये भी एक यूजर, एक एंड यूजर या जिसके साथ स्कैम हुआ है, विक्टिम, उसके मन में एक ये भी विश्वास है कि शिकायत करके भी क्या ही हो जाएगा, निपटारा तो होने वाला है नहीं। एक ये मानसिकता है जिसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप इस पूरे एरिया में पकड़ जमाना चाहते हैं और अगर कोई कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास की कमी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पुनीत, नितिन आपने सुना सवाल, आप जवाब दे सकते हैं। आई थिंक कविता जो आपने जो पॉइंट है ना कि किस तरीके से हम लोग इसको अवेयरनेस किस तरीके से निपटारा करें इन प्रॉब्लम्स का, जो साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं। सो आई थिंक इनके लिए एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग निपटारे के लिए हमने अगर बहुत सारे इंतजाम भी कर लिए हो नितिन, वो मानसिकता का क्या करें जो लोगों में है, जो ये सोचते हैं कि शिकायत करके भी क्या ही हो जाएगा। हर दूसरे इंसान के साथ तो इस तरह के केसेस सामने आते ही हैं, है ना। तो वो पूरे सिस्टम में हम जो विश्वास की बात कर रहे हैं, लोगों की माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उसमें भरोसा नहीं झलकता। करेक्ट, ट्रस्ट तो बिल्ड करना पड़ता है सिस्टम के अंदर। अगर हम आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं डराने के लिए किसी को ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये ट्रस्ट एक बिल्ड करने के लिए सिस्टम में बात कर रहे हैं कि इनके रिजोल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है, बट अगर एक मैकेनिज्म होगा, एक प्रॉपर चैनल होगा, तो हम इसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकेंगे। आई थिंक पुनीत इसमें और ज्यादा ऐड कर पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल। पुनीत, अगर आपको अभी आपको आवाज आ रही है मेरी, आप जवाब दे सकती हैं। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले चीज ये है, आप लोगों में जागरूकता जगाएंगे और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सपोर्ट करने के लिए, उसका बैकलैश और भी ज्यादा खराब है। प्लस आपके पास प्रॉपर लेजिस्लेशंस नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे साइबर क्राइम एक्ट कितने सालों से अमेंड होना था, नया एनैक्ट होना था। डेटा प्रोटेक्शन लॉ पिछले 5 सालों से शेल्फ पर है। जिस प्रकार से सरकार वो एक्ट को लाती है, फिर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें अपना ऑब्जेक्शन दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन सबको होने वाला है। किसी को, अगर आप देखेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को इधर अपना डेटा सेंटर खोलने में बहुत करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर हम इतने सारे स्टेक होल्डर्स के इतने सारे ओपिनियन बार बार लेते रहेंगे तो आप सोचिए 5 साल में आज तक एक्ट एनैक्ट नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं एक स्टैंड सरकार को लेना पड़ेगा कि मैं ये एक्ट एनैक्ट कर रहा हूँ अपने लोगों की भलाई के लिए, उनको एक रिड्रेसल रिकोर्स मैं दे रहा हूँ। और उसके आगे अगर ठीक है कुछ उसमें कमी हुई तो अमेंडमेंट भी किया जा सकता है एक्ट में। लोग कोर्ट में जा सकते हैं, जो सेक्शन उनको लग रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक्ट अगर इस साल अनैक्ट हुआ तो हर साल उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, ये देखकर कि किस प्रकार से एक्ट का डेवलपमेंट, लॉ का डेवलपमेंट हो रहा है। पर कोई लॉ ही ना हो और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो केवल उसमें ऑब्जेक्शन दिखाते जाएं, उनकी ऑब्जेक्शंस को सुना जाए। एक ऐसा समय आना चाहिए जिस पर इस पे एक रोक लगानी चाहिए। बस आपको जो ऑब्जेक्शन देना आप इस डेट तक दीजिए, इसके आगे अभी एक्ट अनैक्ट होगा, आपके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वो जो ओवरऑल अपने नेशनल इंटरेस्ट में है हमें वो देखना पड़ेगा। केवल स्टेक होल्डर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखकर हर इंसान अपना ही देखने वाला है, हर कंपनी अपना देखने वाली है। तो एट सम लेवल सरकार को ये एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि अभी 5 साल हो गए, सरकार तो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बार बार एक्ट को टेबल कर रही है, पार्लियामेंट में आ रहा है, कई लोग फिर उस पे ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं। पर एक ऐसी सीमा होती है जिसमें अब बस इसके आगे अभी हमें डिसाइड करना चाहिए। पर ये सीमा कौन सी होगी, किस हद तक का नुकसान होना चाहिए? क्योंकि बात यहाँ पे केवल इंडिविजुअल लेवल की नहीं हो रही है। विक्रम जी, देश में पिछले कुछ वक्त में कई बड़े साइबर हमले भी हुए हैं, चीन ताइवान के हैकर्स के नाम सामने आए हैं। अब ये बताएं कि देश की सुरक्षा के लिए अब ये साइबर हमले कितने खतरनाक है और क्या ये वो सीमा है?
इटर्नल विजिलेंस बहुत जरूरी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे जो हमला हुआ था, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताया जाता है कि 200 करोड़ का तो सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, और डेटा प्राइवेसी और अन्य जो महत्वपूर्ण संवेदनशील डेटा थे वो तो कॉम्प्रोमाइज हुए ही। ये चीजें जरूरी है कि अपने फायरवॉल्स, अपने सिस्टम्स को निरंतर अपग्रेड करें और अपने कर्मचारियों को इस ऐसा प्रशिक्षण दें कि उनसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जिससे कि हमारी डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बिल्कुल नितिन, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपका क्या जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेशनल सिक्योरिटी की भी तो बात आती है सामने। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। आई थिंक पुनीत की बात पे जस्ट ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब आप कोई भी लॉ या कोई भी प्रोसेस या कोई रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको आपको तुरंत इंप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इवॉल्व हो रही है। हर वक्त एक नई टेक्नोलॉजी आगे आती है और आपको उसके साथ काम करना, उसके साथ रहना आपकी मजबूरी है। और अगर आपके पास उस तरीके के उसके चारों तरफ के लिए हमारे पास कोई रेगुलेशन या कोई फ्रेमवर्क नहीं है या कोई लॉ नहीं है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है। तो हमें तुरंत इनेक्ट करना होगा, इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना हो कि हम 1 साल या 2 साल रुकेंगे, हम इसके कंसल्टेशन करें या फिर हम इसको कहीं टेबल करें। हमें एक टेक्नोलॉजिकल वर्किंग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा कंट्री में, जो कि एक रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, जो कि नहीं है। अगर सारे स्टेक होल्डर्स आगे आते हैं और एक साथ किसी सॉल्यूशन या किसी टेक्नोलॉजी पर्टेनिंग कोई भी लॉ या कोई प्रोसेस बनाने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं और उसको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो आई थिंक इससे बेटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे कोई और रास्ता नहीं होगा, जो कि तुरंत हमें हेल्प करेगा किस तरीके से हम अपने इंफ्रा को, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और कंज्यूमर के डेटा को भी सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर बिजनेसेस को सिक्योर कर ले गए तो कंज्यूमर डेटा अपना आप ही सिक्योर हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे इकोसिस्टम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जब एक साथ आएंगे तो वो भी अवेयरनेस क्रिएट उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज जिन पे वो काम कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री देख लें, चाहे आप रिटेल देख लें या मर्चेंट्स देख लें, जितने भी ऑनलाइन हैं, वो सब एक अपना आपको इवॉल्व कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं कंज्यूमर के सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर उन सब के फीडबैक हमारे पास आते हैं और अगर उन सब के फीडबैक हम लोग लेके आगे कुछ क्रिएट करते हैं और इसमें हमें पूरे इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है, तो आई थिंक हम लोग इस प्रॉब्लम से आगे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है जहां पर हमें चर्चा को मोड़ना चाहिए विक्रम जी, वो ये है कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम है। इससे पहले ये बात मैंने छेड़ी भी थी, लेकिन वो एंगल मानसिकता को लेकर था। लेकिन लंबित मामलों के अगर हम देखें तो इनका जो परसेंटेज है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? इसके पीछे की वजह हमारा अपना प्रशिक्षण, पुलिस का, विवेचकों का प्रशिक्षण, प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूटर्स की जानकारी का अभाव। जुडिशरी ने तो बहुत ही अच्छा किया है कि अपने जजेस की वर्कशॉप्स और इस तरीके के प्रोग्राम्स लगा करके उनकी जानकारी का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की जानकारी के स्तर में अभी अगर आप 10 के फिगर दूं तो आज हम लोग लगभग 5/10 है, जबकि हमारा फिगर होना चाहिए 8/10। यात्रा लंबी है लेकिन शुरुआत हो गई है। अब टेक्नोक्रेट्स, महिला पुलिस अधिकारी हमारे साइबर सेल्स में आ गई हैं, जिनकी जानकारी और पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन में भी और ज्यादा जानकारी का स्तर होना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कोर्ट में एक एग्जिबिट्स रखने थे, तो हार्ड डिस्क में सूजा सुतली डाल करके कोर्ट में पेश किया गया। अब हार्ड डिस्क की क्या दुर्गत हुई होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली रही होगी, जानकारी में किया, अज्ञानतावश किया या भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर किया, जो भी बात थी ये अक्षम्य थी। बहरहाल अब जानकारी का स्तर बहुत अच्छा है और इसमें अभी और निरंतर सुधार की और विकास की जरूरत है। पुनीत, आप इस पे क्या इलैबोरेट कर सकती हैं? देखिए, कन्विक्शन रेट कम होने की एक वजह यही है कि हमारा पूरा सिस्टम इस सब्जेक्ट में एजुकेटेड नहीं है। अगर आप कहेंगे कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने चार्जशीट फाइल करनी है, किस प्रकार से उन्होंने कितने इंग्रेडिएंट्स को उसमें आउटलाइन करना है, उनकी ढंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उनका एजुकेशन इस सब्जेक्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर जज तक अगर हर कोई इसमें एजुकेटेड ना हो,
तो कन्विक्शन रेट, बिकॉज हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो नियम इस प्रकार से है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेकसूर कभी फंसना नहीं चाहिए, बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का फायदा कई साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं कि हमारे देश में जजेस, जो जुडिशियल सिस्टम है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, इनमें साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनको उनके इंग्रेडिएंट्स को, ऑफेंसेस को बाहर लाना ट्रायल में, उसको प्रूव करना, इसका पूरी जानकारी का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। तो इसका पूरा फायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं। लेकिन अब हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी चरण पर है इस पूरे शो की, और अब सवाल ये उठता है कि चर्चा में बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि जागरूकता की कमी है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन इंफ्रा की हमें ज़रूरत है, थोड़ा सा कंपनियों को मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो जागरूकता की बात है इंडिविजुअल लेवल पर, अब उस पर मैं शो को अंत करना चाहती हूँ। नितिन, अपने लेवल पर हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मैं हमेशा एक 3 चीजें रिपीट करता हूँ। आई थिंक एक तो आपको अपने जो पर्सनल डिवाइसेस होते हैं और जो आपके प्रोफेशनल डिवाइसेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट डिवाइसेस होते हैं, उनको हमेशा, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे अलग रखना चाहिए। दोनों सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहीं होते हैं जहां पे आपने एक ही डिवाइस यूज करते हैं, जहां कॉर्पोरेट के लिए भी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि चांसेस होते हैं वहां पे आपको फिशिंग अटैक्स के थ्रू आपको ड्यूप किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने पासवर्ड्स को काफी स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे कि कोई उसको गैस ना कर सके। और आप काफी पहले बात भी कर चुके हैं, पास ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं आप, और उसको भी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करके आप अपने, अगर आपका पासवर्ड हैकर्स के पास चला भी जाता है किसी तरीके से, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने की वजह से आप अपने अकाउंट्स को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, वो सब आप सिक्योर रख सकते हैं। विक्रम जी, आपके पास आऊंगे क्योंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करनी है। साइबर तैयारियों के मामले में क्या हम दूसरे देशों के मुकाबले पीछे हैं, या आपको लगता है कि अभी तक की जो तैयारी है वो पर्याप्त है? हालांकि चर्चा में कई बार ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है, फिर भी आप क्या कहेंगे? ये हमारी तैयारी, चीन ने तो ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए वैसे ही है जैसे सऊदी अरेबिया के लिए ऑयल। उन लोगों की तैयारी, वो प्रोफेशनल हैकर्स और रोग एलिमेंट्स को ट्रेन करते हैं किस तरीके से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करें, और हम डिफेंसिव न रह करके अगर हम भी आक्रामक हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत काम करें, एथिकल हैकिंग में रिहर्सल्स करें, अपनी फायरवॉल्स को और मजबूत करें, तो और देश के मुकाबले, मतलब चीन तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन हम अगर अपनी तैयारी ताइवान और हांगकांग के मुकाबले भी करें तो हमको हमारी यात्रा बहुत लंबी है। यात्रा लंबी है। पुनीत, आप क्या कहेंगी? मेरे कुछ शब्द शायद कंपनीज को अच्छे नहीं लगेंगे। हमारे देश में इस समय ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें आप कंपनीज को पेनलाइज करें कि उनकी साइबर सिक्योरिटी एडिक्वेट नहीं है। परंतु क्योंकि ये मुद्दा इस पूरे शो का ये है कि कस्टमर इज किंग, मैं सारे कस्टमर्स को ये कहूंगी, आप डिमांड करें साइबर सिक्योरिटी। आज कोई भी बड़ी कंपनी, अगर आप कहेंगे 5 करोड़ 10 करोड़ आप इन्वेस्ट करिए सिक्योर करने के लिए कस्टमर को, वो नहीं करेंगे। वही बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए वो एक 5 मिनट के एडवर्टाइजमेंट में 5-10 करोड़ दे देंगे, क्योंकि उनको उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है। आज अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेगा कि मुझे सिक्योर सर्विसेज चाहिए, तब तक कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसको ये वायबल इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। तो मेरा ये कहना है कि एक कस्टमर के रूप में हर कस्टमर, अगर कस्टमर्स ही ये एक मुद्दा उठाएं कि हमें सिक्योर बैंकिंग, वी वांट सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग, वी वांट सिक्योर ब्राउजिंग, वी वांट सिक्योर सोशल नेटवर्क्स, हर चीज में हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो किसी कंपनी के पास कोई एस्केप रूट होगा नहीं। उनको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि केवल एडवर्टाइजमेंट्स में, जिसमें उनको एक आर्थिक रूप से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो चलिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इसीलिए कि आप खुद जागरूक हों, ताकि आपको पता चले कि कैसे इस पूरी सिचुएशन से निकलना है, इसे कैसे डील करना है। और हाँ, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह का साइबर क्राइम हुआ हो तो प्लीज़ शिकायत ज़रूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।
तो अब साइबर क्राइम से बचने के कुछ अहम टिप्स भी जाते जाते आपको हम दे देते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राउजिंग करते हैं हम सब ऑनलाइन, तो अनजान वेबसाइट पर आप ना जाएं और अनजान लिंक पर भी क्लिक ना करें। फ़ोन के ज़रिए आपको कोई लिंक मिल रहा हो, ईमेल के ज़रिए मिल रहा हो या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आजकल कई सारे फॉरवर्ड्स आने लग गए हैं, गलती से भी उस अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें। अच्छा, फ़ोन में हम कई सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जिनको हम थर्ड पार्टी ऐप्स भी कहते हैं। तो इन्हें अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनमें जो परमिशंस आती है आप डाउनलोड तो करें ना सबसे पहले, और अगर कर भी रहे हैं तो उनमें जो परमिशंस होती हैं उनको ध्यान में रख ले। सारी परमिशंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐप्स बेवजह बहुत परमिशंस आपकी मांग लेते हैं। और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना ही है तो आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में ज़रूर रख सकते हैं। निजी जानकारी आप साझा ना करें। किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड करते हुए, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हुए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से आपकी बैंक डिटेल्स तो आपको कतई देने की ज़रूरत नहीं है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपनाएं और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, सब जगह आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो अब अप्लाई कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। एंटीवायरस, फायरवॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल साइन के साथ पासवर्ड बनाएं, क्योंकि आपके पासवर्ड बहुत तगड़े होने चाहिए और इनको बनाकर भूल ना जाएं। आपको इनको बनाकर याद रखना होगा और आपको इनको चेंज भी करना चाहिए 2 महीने में एक बार ही सही, लेकिन अपने पासवर्ड ज़रूर बदलें। और ऑनलाइन स्कीम, लॉटरी के झांसे में कतई ना आए। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करें। अगर कर भी रहे हैं तो उस पर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अपने ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। आपको लगातार अपडेट के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसे इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि अरे बहुत डेटा खाता है, वाईफाई पे जाके कर लें। डेटा खाता भी है तब भी आपकी प्राइवेसी के लिए अच्छा है, इसको ज़रूर अपडेट करें। वक्त वक्त पर अपना डेटा का बैकअप आप लेते रहें। तो ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।